नमस्कार, एएनबी न्यूज़ पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करण जोशी। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नज़रअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएं, क्योंकि यह देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट ही नहीं करवाते और अपना इलाज भी नहीं करवाते और इसे नज़रअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज़ आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आपको कोरोना के लक्षण दिखाई दें तो जल्द से जल्द टेस्ट करवाएं और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र से की है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने मंगलवार को ही सीएम नीतीश कुमार से बात करके सीबीआई जांच की मांग की थी। सीएम ने कहा कि मेरी बात सुशांत सिंह राजपूत के पिता से हुई है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। उनकी मांग के आधार पर ही बिहार सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। आज शाम तक सभी कागजी कार्रवाई होगी। पिता के कहने के बाद ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकते हैं। वहीं बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। इस केस को लेकर बिहार और मुंबई की पुलिस आमने सामने खड़ी है। सुशांत के परिवार की तरफ से उनके वकील विकास सिंह ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। उनका कहना था कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को जांच में सहयोग नहीं दे रही। दरअसल मंगलवार को सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुंबई पुलिस जांच में अड़ंगा लगा रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जांच अधिकारियों को काम नहीं करने दिया जा रहा। ऐसे में आरोपी को फायदा मिलता है। वकील ने कहा कि हमने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से निवेदन किया है कि वह इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को सिफारिश करें। हमें लगता है कि आज ही सीबीआई जांच की सिफारिश बिहार सरकार से हो जाएगी। सोमवार को मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में अब तक की गई जांच में सामने आई डिटेल्स की जानकारी दी थी। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह ने बताया था कि एक्टर ने सुसाइड से पहले गूगल पर 3 चीज़ें सर्च की थी। इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर, सिज़ोफ्रेनिया, पेनलेस डेथ यानी कि दर्द रहित मौत और अपना नाम शामिल रहा। मुंबई पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि सुशांत और रिया के बीच तनाव चल रहा था। उनके रिश्ते में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव थे। इसी वजह से रिया भी काफ़ी परेशान थी। मालूम हो कि रिया ने सुशांत के सुसाइड से 1 हफ्ता पहले उनका घर छोड़ा था। वहीं सुशांत केस में मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच बड़ी तकरार के बीच मंगलवार को बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मुंबई के अधिकारियों ने अपने फ़ोन बंद कर दिए हैं। हमारे 4 अधिकारी मुंबई में छिप गए हैं, उनकी मंशा साफ नहीं। डीजीपी ने कहा कि उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी को जबरन क्वारंटीन कर दिया। अगर महाराष्ट्र सरकार को अपनी पुलिस पर गर्व है तो हमें बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के 50 दिनों के बाद उन्होंने क्या किया। मुंबई ने हमारे साथ सभी संचार माध्यम बंद कर दिए और यह इस बात का इशारा है कि कुछ गलत है। वहीं इसके साथ ही डीजीपी ने आगे कहा कि हम जिसे भी भेजेंगे उसे क्वारंटीन कर दिया जाएगा। हमारे अफसर मुंबई में छिप गए हैं। सच कहूं तो अब मुझे भी डर लग रहा है। उनकी मंशा साफ नहीं है, वो हमें काम नहीं करने देंगे। मुंबई में मौजूद अधिकारियों ने फ़ोन बंद कर दिए हैं। अब हम किसी अधिकारी को नहीं भेजेंगे। रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस पर अटूट विश्वास है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस सूचना के लिए भटक रही है। मैं जाऊंगा तो मुझे भी क्वारंटीन कर दिया जाएगा। एसपी के हाथ में कैदी की तरह मुहर लगा दी। बीएमसी को कल चिट्ठी लिखी थी कि आईपीएस अधिकारी को छोड़ दें। वहीं इसके साथ ही मुंबई पुलिस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि रिया चक्रवर्ती हमारे सामने क्यों नहीं आ रही हैं। रिया से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, उसे बेवजह नहीं फंसाएंगे। दिशा केस की फाइल कैसे डिलीट हो गई, उसका नाम सुनते ही मुंबई पुलिस भड़क जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की और उन्हें अभिनेता की मौतों के मामले की सीबीआई जांच के आदेश देने का अनुरोध किया।
बिहार पुलिस मुख्यालय के सूत्रों की माने तो सुशांत की मौत की उलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए सुपर कॉप माने जाने वाले डीआईजी रैंक के अधिकारी को मुंबई भेजने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए 3 नामों पर चर्चा चल रही है, जिसमें मुंगेर डीआईजी मनु महाराज, एटीएस डीआईजी विकास वैभव और एसटीएफ डीआईजी विनय कुमार शामिल हैं। हालांकि इस बार अधिकारी को सड़क मार्ग से सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए भेजा जाएगा। यह तीनों ही सुपर कॉप राज्य के बड़े बड़े अनसुलझे अपराधों को सुलझा चुके हैं। तो वहीं पटना के आईजी संजय सिंह ने बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल को पत्र लिखकर एसपी विनय तिवारी को छोड़ने की अपील की है। वहीं सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि आईपीएस अधिकारी के साथ जो हुआ वह गलत है। पुलिस अपना कर्तव्य निभा रही है। बिहार के डीजीपी खुद वहां के डीजीपी से बात करेंगे। इधर बॉम्बे उच्च न्यायालय में आज सुशांत मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ इस पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि सुशांत ने 14 जून को बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी। तब से लेकर अब तक मुंबई पुलिस 56 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। तो वहीं रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से प्रारंभ होगा। अयोध्या के चप्पे चप्पे को सजा दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और साथ ही कोरोना संकट के कारण नियमों का ख्याल भी रखा जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अयोध्या पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। बुधवार को दोपहर करीब 12 बजे के आसपास भूमि पूजन होना है, लेकिन उससे पहले आज ही सभी मेहमान अयोध्या पहुंच जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से मंगलवार शाम को अयोध्या की सीमाएं सील हो जाएंगी। श्री राम मंदिर के ट्रस्ट की ओर से कुल 175 लोगों को भूमि पूजन के लिए निमंत्रण भेजा गया। इनमें करीब 135 संत शामिल हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आएंगे। हर निमंत्रण कार्ड पर एक कोड होगा जो सुरक्षा के चलते तैयार किया गया है। वहीं ट्रस्ट की ओर से सबसे पहला न्योता इकबाल अंसारी को दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद की ओर से पक्षकार थे। इकबाल अंसारी भूमि पूजन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी करेंगे। उनके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई करने वाले अशोक सिंघल के परिवार के सदस्यों को भी बुलाया गया है। वहीं कोरोना वायरस महामारी के चलते काफ़ी सावधानी बरती जा रही है, इसलिए 90 साल से अधिक के लोगों को नहीं बुलाया जा रहा। ऐसे में बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेता भूमि पूजन में शामिल नहीं होंगे। हालांकि इनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की जा रही है। इनके अलावा कल्याण सिंह और उमा भारती जैसे दिग्गज भी कोरोना संकट के कारण कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए मुहूर्त बताने वाले पुजारी को कर्नाटक के बेलगावी में धमकी मिली है। बेलगावी पुलिस ने बताया कि 75 साल के विजेंद्र को फ़ोन पर धमकी मिली। इस सिलसिले में बेलागवी के तिलकवाड़ी पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया। पुजारी विजेंद्र ने बताया कि धमकी देने वालों ने कहा है कि आपने मुहूर्त की तारीख क्यों बताई, आप इसमें शामिल क्यों हो रहे हैं। इस पर मैंने कहा कि आयोजकों ने मुझसे इसके लिए आग्रह किया था और मैंने उसका पालन किया। एक गुरु के तौर पर मैंने अपना कर्तव्य निभाया। फ़ोन करने वालों ने नाम नहीं बताया। विभिन्न जगहों से फ़ोन आ रहे हैं, हालांकि मैंने आज तक इसे गंभीरता से नहीं लिया। वहीं धमकी भरे फ़ोन के मद्देनज़र अब बेलगावी के शास्त्री नगर में पुजारी के आवास पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि कॉल करने वालों ने कथित तौर पर विद्वान को मुहूर्त की बात को वापस लेने की धमकी दी थी, जो उन्होंने समारोह के लिए तय किया था। आपको बता दें कि विजेंद्र पिछले कई वर्षों से राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे और इस साल फरवरी में आयोजकों ने मुहूर्त निकालने के लिए उनसे संपर्क किया था। विजेंद्र ने मुहूर्त के लिए 4 तारीख 29 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त और 5 अगस्त बताई थी। रामनगरी अयोध्या राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए तैयार है। अयोध्या में दीपावली जैसा नज़ारा है।
रंग बिरंगी रोशनी से नहाई अयोध्या में लोग दीपोत्सव मना रहे हैं। अयोध्या वासियों में उल्लास है। हर तरफ राम नाम के संकीर्तन की ध्वनि गूंज रही है। मंदिर को लेकर तैयारियों के संबंध में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चंपत राय ने बताया कि देश में 135 संतों को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में देश के हर हिस्से के लोगों की भागीदारी होगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तानी आतंकवाद का केंद्र है। उन्होंने यूएन की उस रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें विदेशी आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान की भागीदारी को दोहराया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आतंकियों की अफगानिस्तान में उपस्थिति है जो वहां आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि यह सर्वविदित तथ्य है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है। वहीं इसके साथ ही त्रिमूर्ति ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद और सूचीबद्ध आतंकवादियों, अंतर्राष्ट्रीय रूप से नामित आतंकवादी संस्थाओं, जमात उद दावा, लश्कर तैयबा, जेईएम और हिजबुल मुजाहिदीन और व्यक्तियों का सबसे बड़ा घर है। यूएन की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेक्शंस मॉनिटरिंग टीम की 26वीं रिपोर्ट का हवाला देते हुए टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि यूएन ने अपनी रिपोर्ट में विदेश में आतंकवादी हमलों में पाक की भागीदारी को दोहराया है। त्रिमूर्ति ने कहा कि हालिया रिपोर्ट में विशेषणात्मक सहायता और प्रतिबंधों की निगरानी करने वाली टीम जो ISIL अलकायदा की आतंकवादी गतिविधियों पर समय समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, इसमें पाक की भागीदारी के प्रत्यक्ष संदर्भ मिले हैं। स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों के नेतृत्व में है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल श्रीनगर और बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक IED संदिग्ध वस्तु बरामद की गई। 29 RR के आरोपी यानी सड़क खोलने वाली पार्टी को ये पेट्रोल पंप पट्टन के पास मिली थी, जिससे बाद में बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। दरअसल पिछले साल 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। धारा 370 हटने की कल पहली बरसी है। खुफिया विभाग के मुताबिक आतंकी 5 अगस्त को बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का 1 साल पूरा होने पर श्रीनगर जिले के तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह कर्फ्यू 4 और 5 अगस्त को भी जारी रहेगा। दरअसल प्रशासन को रिपोर्ट मिली कि कुछ अलगाववादी संगठन वहां पर प्रदर्शन कर कानून व्यवस्था को खराब कर सकते हैं, जिसके बाद प्रशासन ने बचाव के तौर पर यह फैसला लिया। जाहिर है पिछले साल 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से 370 हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। वहीं आदेश में कहा गया कि उन्हें ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कुछ अलगाववादी और पाक समर्थित संगठन 5 अगस्त को जिले में ब्लैक डे मनाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वह लोग इस दौरान हिंसक प्रदर्शन भी कर सकते हैं, जिससे जान माल को भी खतरा पहुंच सकता है। इसके अलावा कोविड-19 को देखते हुए भी इलाके में भीड़ इकट्ठा होने को लेकर पाबंदी है। ऐसे में किसी तरह के प्रदर्शन से उस आदेश की अवहेलना होगी। दरअसल 5 अगस्त को कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए हुए 1 साल पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान इस दिन को लेकर अब प्रोपोगंडे पर उतर आ गया है। पाकिस्तान ने इस दिन को ब्लैक डे यानी कि काला दिन के रूप में मनाने का फैसला लिया। इसके साथ ही कश्मीर राजमार्ग का नाम बदलकर श्रीनगर हाईवे कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह अहमद कुरैशी ने ऐलान किया कि 5 अगस्त को कश्मीर पाकिस्तान बन जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि हमारी मंजिल कश्मीर है, हमारी नज़र श्रीनगर पर है। यह जो कश्मीर हाईवे है उसका नाम हम 5 अगस्त से श्रीनगर हाईवे रख रहे हैं। यह वो इशारा है जो हमें श्रीनगर तक लेकर जाएगा। नेपाल के चीन की तरफ बढ़ते झुकाव और आंतरिक राजनीति में दखल का नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने बचाव किया। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि पहले हम भारत की तरफ ज़्यादा झुके थे, लेकिन अब हम सही रास्ते पर आए हैं। प्रदीप ग्यावली ने कहा कि वर्तमान सरकार या नेपाल का चीन के प्रति झुकाव वाला आरोप परेशान करने वाला है। हमने
बार बार कहा कि हम एक संतुलित और राष्ट्रहित पर आधारित संबंध बनाते हैं। हम दोनों पड़ोसियों भारत और चीन के साथ सहयोग और साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं इसके साथ ही नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों पड़ोसियों के साथ सहयोग हमारे लिए ज़रूरी है। हम एक की कीमत पर दूसरे के रिश्ते को बढ़ावा या अनदेखा नहीं कर सकते। नेपाल ने अब चीन को जो समझ दी है वो वास्तव में इतिहास में पहले से ही होनी चाहिए थी। पहले नेपाल एक तरफ झुक गया, हमने उस एक तरफा ढलान को सही जगह लाने की कोशिश की है, इसलिए नेपाल कहीं भी झुक नहीं रहा, बल्कि हमने अपने राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के साथ सहयोग के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है। वहीं इसके साथ ही नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कहा कि हमें पता है कि भारत चीन के बीच विवाद है, लेकिन 21वीं सदी को एशियाई सदी कहा जाता है। इस संदर्भ में चीन और भारत के बीच जितनी अच्छी समझ विकसित हो, सहयोग हो, क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि बढ़ेगी। यही नहीं, यह विश्व शांति के लिए एक उपलब्धि होगी। इसीलिए उनके बीच की दूरी कम होने दें और सहयोग बढ़ाएं। हम भी यही चाहते हैं। अगर भारत और चीन के बीच कोई विवाद है तो हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। हम योग्यता और मुद्दे के आधार पर अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं। भारत के बाद अब अमेरिका में भी टिकटॉक के बैन होने का खतरा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर 15 सितंबर तक टिकटॉक ने अपना अमेरिका का कारोबार किसी अमेरिकी कंपनी को नहीं बेचा तो इस पर बैन लगाया जा सकता है। इससे पहले भी ट्रंप अमेरिका में टिकटॉक को बैन करने की बात कह चुके हैं। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि वह अमेरिका में टिकटॉक को बैन करने का विचार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच यह खबर भी आ रही थी कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में टिकटॉक के कारोबार का अधिग्रहण कर सकती है। अब चीन के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो अमेरिका में अपना बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट को बेच दे, वरना अमेरिका में भी टिकटॉक पर बैन लग सकता है। हालांकि इस पर अब तक टिकटॉक की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देश में प्रतिदिन 50,000 से ज़्यादा नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं। वहीं अगर बीते दिन की बात करें तो देश में एक दिन में 50,488 नए मामले सामने आए, जबकि 806 लोगों की मौत हो गई। इस तरह अब देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या तकरीबन 18,55,331 हो गई, जबकि कुल मृतकों का आंकड़ा 38,971 पर पहुँच गया। वहीं इसके अलावा देश में एक दिन में 43,070 कोरोना मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद यह आंकड़ा बढ़कर 12,30,440 पर पहुंच गया। हालांकि देश में अभी भी 5,85,483 एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस और कुल केस के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत से ऊपर अमेरिका और ब्राज़ील है। हालांकि नए मरीजों की बात करें तो अब अमेरिका और ब्राज़ील से ज़्यादा नए केस भारत में आ रहे हैं। वहीं इसके अलावा अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में एक दिन में 8,968 नए केस सामने आए, जबकि 266 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा एक दिन में 10,221 मरीज ठीक भी हुए। वहीं नए केस सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 4,50,196 हो गई है, जबकि एक्टिव केस 1,47,018 हो गए। इसके अलावा मृतकों का आंकड़ा भी बढ़कर अब 15,842 पर पहुँच गया। तो वहीं अगर अन्य राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 5,609 नए मामले सामने आए, जबकि 109 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 7,822, कर्नाटका में 4,752 और दिल्ली में 805 नए मरीज सामने आए। राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगी है और नए मरीज भी कम आ रहे हैं। हालांकि राज्य में अभी भी 10,207 एक्टिव केस हैं, जबकि 4,021 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ बीते दिन 4,441 नए कोरोना के केस सामने आए, जबकि 48 लोगों की मौत हुई। नए केस सामने आने के बाद राज्य में कुल मरीजों की संख्या
97,362 पहुंच गई, जबकि एक्टिव केस 40,191 है। इसके अलावा राज्य में अब तक कोरोना से कुल 1,778 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज के बाद 55,393 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते दिन राज्य में 2,036 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी मिली है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में सोमवार को इलाज के दौरान 14 संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 2,297 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अब तक 336 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 59,567 संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी है, जबकि 38,508 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार में मरीजों के स्वस्थ होने का दर बढ़कर 64.65% हो गया है। बीते दिन राज्य में 1,871 मरीज ठीक हुए। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 1,84,56,000 से ज़्यादा हो गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से वैश्विक आपातकाल घोषित किए जाने के 6 महीने बाद इस खतरनाक वायरस से मरने वालों की संख्या 6,97,000 से भी ज़्यादा हो गई है। संक्रमण के मामलों में तेज़ी बदस्तूर जारी है। तो वहीं अगर देशों की बात करें तो इस समय कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां 48,62,000 से ज़्यादा लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 1,58,931 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। अमेरिका में इस समय 22,55,000 से ज़्यादा कोरोना एक्टिव केस हैं, जबकि 24,47,000 से ज़्यादा मरीज़ इलाज के बाद ठीक भी हुए। तो वहीं ब्राज़ील में बीते दिन कोरोना वायरस संक्रमण से 541 मौतें सामने आने के बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 94,702 हो गई। वर्ल्डोमीटर के अनुसार ब्राज़ील में 24 घंटे में 17,988 नए मामले सामने आए। इससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 27,51,665 हो गई। वहीं कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद से ब्राज़ील में 18 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि जिस रफ्तार से यहाँ मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, उससे यह लग रहा है कि ब्राज़ील में भी अमेरिका जैसी स्थिति हो रही है। वहीं मौत के मामले में मैक्सिको और ब्रिटेन तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। मैक्सिको में अब तक कुल 4,43,000 से ज़्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और 48,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि ब्रिटेन में 3 लाख से ज़्यादा कोरोना केस मिल चुके हैं और 46,000 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। दोनों देशों में अभी भी लाखों लोग अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 2,80,000 से ज़्यादा कोरोना केस हैं, जबकि 6,000 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। बीते दिन पाकिस्तान में 331 नए मामले सामने आए और 8 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही पाकिस्तान में यह पहली बार है जब 14 अप्रैल के बाद इतने कम केस सामने आए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख महामारी विशेषज्ञ ने एक बयान में कहा कि कोरोना संक्रमित होने वाले लोगों में मौत की दर 0.6% है। महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर मारिया वैन किरखोव ने कहा कि कुछ स्टडीज़ में यह आंकलन किया गया। उन्होंने कहा कि भले ही यह बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन यह काफ़ी अधिक है, क्योंकि हर 167 में से 1 की मौत हो रही है। वहीं WHO की टेक्निकल लीड डॉक्टर मारिया वैन किरखोव ने कहा कि कोरोना वायरस की मृत्यु दर पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों की कई टीम काम कर रही है। मारिया ने यह भी कहा कि फ़िलहाल हम नहीं जानते कि असल में कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ स्टडीज़ में संक्रमित लोगों में मृत्यु दर का आंकलन 0.6% किया गया। इससे पहले कि कुछ आंकलन में संक्रमित लोगों में मृत्यु दर 0.8% बताई गई थी। वहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स का मानना है कि यह दर 1.4% भी हो सकती है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ऐसे में संगठन ने एक डरावनी चेतावनी जारी की है। WHO का कहना है कि वैक्सीन बनने के दृढ़ विश्वास के बीच संभव है कि कोरोना महामारी प्रभावी समाधान कभी ना निकले। साथ ही कहा कि हो सकता है कि सामान्य स्थिति
बहाल होने में लंबा वक्त लगे। वहीं WHO के आपातकालीन प्रमुख माइक रयान ने कहा कि कई वैक्सीन तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में हैं। हम सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कई वैक्सीन लोगों को संक्रमित होने से बचा लेंगे। हालांकि इस वक्त इससे उपाय बचने का कोई नहीं है और हो सकता है कि कभी भी ना मिले। रयान ने कोरोना के सबसे ज़्यादा प्रसार वाले ब्राज़ील, भारत समेत तमाम देशों से कहा कि इसके सामान्य होने में लंबा वक्त और निरंतर प्रतिबद्धता की ज़रूरत है। मुंबई में बीती रात से ही हो रही जोरदार बारिश के चलते कई निचले इलाकों में पानी भर गया। किंग सर्कल की सड़कों पर तो करीब 2 फीट तक पानी जमा हो गया। इसके अलावा हिंद माता, सायन, माटुंगा, खार सबवे में भी जल जमाव हो गया। मुंबई नगर निगम के अनुसार मुंबई शहर में पिछले 10 घंटों में 230 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। अरब सागर के ऊपर मानसून के सक्रिय होने से सोमवार को भी मुंबई में ज़बरदस्त बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने आज मुंबई में भारी बारिश के साथ साथ हाई टाइड की भी चेतावनी जारी की। विभाग के मुताबिक दोपहर बाद मुंबई में हाई टाइड आ सकता है। इस दौरान यहां समंदर की लहरें काफ़ी ऊंची उठ सकती हैं। समंदर के आसपास रहने वाले लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। साथ ही BMC ने मुंबई के कई अन्य हिस्सों में भी लोगों से बाहर ना निकलने की अपील की है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की। मौसम पूर्वानुमान बताने वाली एजेंसियों ने कहा कि अगले 2 दिनों में महानगर और महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने मुंबई और उसके आसपास के इलाके में 5 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। ऐसे में मुंबईकरों को भी बिना वजह घर से बाहर कम निकलना होगा। 6 अगस्त से इसकी तीव्रता घटने लगेगी। बिहार में उफनती नदियों के पानी से नए क्षेत्रों के जलमग्न हो जाने से बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई। राज्य के 14 जिलों में 56 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए, जिनमें से 4,18,000 से ज़्यादा लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। आपदा प्रबंधन विभाग से सोमवार को प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 14 जिलों में 56,53,704 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और इनमें से 4,18,490 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है, जबकि 17,554 लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। वहीं राज्य के दरभंगा जिले में सबसे अधिक 18,61,960 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इन जिलों में बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF और SDRF की कुल 31 टीमों की तैनाती की गई है। बिहार के इन जिलों में बाढ़ का कारण अधवारा समूह नदी, लखनदेई, रातो, मरहा, मनुसमारा, बागमती, अधवारा समूह, कमला बलान, गंडक, बूढ़ी गंडक, कदाने, नून, वाया, सिगरहना, लाल बेकिया, तिलावे, धनौती, मसान, कोशी, गंगा, कमला बुलान, करे एवं धौंस नदी के जल स्तर का बढ़ना है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण और बाढ़ पर सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। इन दोनों को लेकर एक आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब हम जिलों से और संबंधित विभाग से पदाधिकारियों से बात नहीं करते हैं। रोज़ एक नई चीज़ की जानकारी ली जाती है और उस पर कार्रवाई होती है। ANB सुपरफास्ट में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।